नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्र में आप सभी का स्वागत। आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, जो इस समय वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद जी। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी भाषा के संदर्भ में, और ख़ास करके नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है भारत में, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में और भारतीय भाषाओं के संबंध में आज हमारी वर्तमान में स्थिति क्या है भारत में, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि भविष्य में शिक्षा नीति के संबंध में आपके क्या विचार हैं। मतलब हम देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा अगर देखें, मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, और साथ ही आजकल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति चल रही है, उसे लेकर नई शिक्षा नीति का क्या विचार है? जैसे पहली बात तो ये कि नई शिक्षा नीति जिस तरह से लाई गई 2020 में जी, तब से अब तक उसमें हुआ क्या। पहली बात तो ये कि भारत में विभिन्न बोलियों भाषाओं के पाठ्यक्रम बनाने का विचार है। उनके माध्यम से अनेक जो ज्ञान और सूचना के विषय हैं उन सब में भारतीय भाषाओं को माध्यम के तौर पर लाने का विचार है। तो तय है कि जैसे आप कोंकणी क्षेत्र में है, मैं जहाँ रहता हूँ वो खड़ी बोली क्षेत्र है या हिंदी क्षेत्र है। कुछ लोग होंगे जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, असमी क्षेत्र में होंगे। तो एक तौर से हमें भविष्य में एक ऐसे सिस्टम में तो जाना ही पड़ेगा कि हमारा विद्यार्थी चाहे देश में किसी कोने पर हो या दुनिया में किसी कोने पर हो, तो उसको ऑनलाइन सिस्टम से हम अपनी बातें समझा सकें, पहुंचा सकें। जैसे दुनिया में हो रहा है, इसमें फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में, चीनी में, अमेरिकन में, तमाम क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाओं को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित हैं उनसे संसार भर के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहे हैं। तो हमारा भी जो शिक्षा नीति का एक बड़ा विचार है वो यही है कि भारत में जो भी ज्ञान के विषय हैं उन सबको हम न केवल भारतीय भाषाओं में लाएं, बल्कि तकनीकी शिक्षा को, विधि शिक्षा को, प्रबंधन की शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को, या तमाम ज्ञान सूचना के विषयों को हम अपनी भाषाओं में लाएं। तो इसलिए ऑनलाइन मोड पे या एक तरह से दूरस्थ शिक्षा का पैटर्न है जो हमारा इग्नू का एक बड़ा पैटर्न है, या राज्य भाषाओं में जो विश्वविद्यालय हैं जो लोग इस तरह के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। अब उसके बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये कहा कि हर विश्वविद्यालय दो तरह से काम करे। एक तो वो जो हम नियमित कक्षाएं चलाते हैं जिन्हें हम ऑफलाइन कहते हैं, या नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा जब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे वो इस तरह से दूरस्थ शिक्षा में जाएगा और वो ऑनलाइन मोड पर रहेगा। जी जी। आपने काफ़ी विदेश यात्राएं भी की हैं, और ख़ास करके मैंने आपका बायोडाटा में पढ़ा था कि आपने चीन में यात्रा की, और चीन में आप काफ़ी समय रहे हैं। तो चीन में भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं की, चीनियों की क्या रुचि रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? जी, चीन में असल में मैं 2.5 वर्ष के लिए था। वहाँ पर हम लोग जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है ICCR, वो विदेशों में सांस्कृतिक अध्ययन और शिक्षण के लिए लोगों को भेजती है। तो मैं वहाँ शिक्षण के लिए था। संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय है, सिसु, वहाँ पर। वहाँ हम लोगों ने पाठ्यक्रम के तौर पर तो MA और BA के पाठ्यक्रम पढ़ाए, या जो वहाँ पर अन्य विषय थे तो वो भारतीय विषयों से जुड़े हुए थे, ख़ासतौर से भारतीय राजनीति से जुड़े हुए, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, भारतीय भाषाओं से जुड़े हुए। तो चीन में जो आपने पूछा कि पहली बात तो उसका एक हिस्सा है कि सांस्कृतिक तौर पर हम बुद्ध से जुड़े हुए दोनों देश हैं। तो गौतम बुद्ध की एक बड़ी परंपरा चीन में है, और आज भी सैकड़ों मंदिर आपको हर अलग अलग प्रांत में वहाँ पर मिलेंगे। एक एक शहर में 50-50 मंदिर मिलेंगे, बड़े बड़े क्षेत्र में। तो बौद्ध संस्कृति का प्रभाव होने के कारण भारतीयों से एक जुड़ाव महसूस करते हैं चीनी लोग। दूसरा, चूँकि हम एक पड़ोसी भी हैं, तो हमारे राजनीतिक हैं, सामयिक हैं विषय, वो सब हम दोनों को निरंतर आकर्षित करते हैं। व्यावसायिक तौर पर हम प्रगति कर रहे हैं। एक तरह से पूरा जो व्यापारिक जगत है वो दुनिया का हमारी तरफ देख रहा है, दो बड़े देशों की तरफ जिनकी जनसंख्या सबसे बड़ी है। तो उस आदान प्रदान में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है इसमें, जिसे कहते हैं सॉफ्ट कल्चर एक तरीके से। तो सॉफ्ट का हिस्सा ये है कि हमारी भाषा भी है, हमारी बहुत सारी फिल्में वहाँ जा रही हैं इस समय जिनका चीन में अनुवाद हो रहा है, चीन में डबिंग हो रही है। बल्कि कई भारतीय फिल्में ऐसी हैं जिनका व्यापार भारत से भी ज़्यादा चीन में हुआ, क्योंकि बड़ी जनसंख्या है। वहाँ के जो मुद्रा है उसमें जो व्यापार मिलता है तो और ज़्यादा पैसा मिलता है लोगों को। लेकिन जो बड़ा आकर्षण है वो है योग इस समय।
ये महीना चल रहा है योग का हमारा। मैं चीन में 2.5 वर्षों में लगभग अलग अलग कार्यक्रमों में रहा और हम लोगों ने जून के महीने में दसियों हजार की संख्या के लोगों के साथ एक जगह पर भी योग शिविर किए। इसका मतलब ये है कि जो योग का, भारतीय चिकित्सा का, आयुर्वेद का और भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उन सब का चीन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब बात आती है भाषा की, तो एक तरह से भाषा भी इस समय एक हमारा बड़ा माध्यम है। जैसे चीन में इस समय लगभग 17-18 विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। उनमें कई विश्वविद्यालय तो जिनमें स्नातक स्तर पर है, जैसे लगभग 18-19 विश्वविद्यालयों में, और 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पीजी पाठ्यक्रम है, एमए स्नातकोत्तर हिंदी पाठ्यक्रम चल रहा है। संस्कृत कई जगह पढ़ाई जा रही है, तमिल और बंगला भी पढ़ाई जा रही है कुछ जगहों पर। लेकिन इस समय पीएचडी का एक सेंटर भी वहाँ पर बड़ा काम कर रहा है जो बीजिंग में है, चीन की राजधानी में। तो बीजिंग में जो विश्वविद्यालय है, पीकिंग विश्वविद्यालय, तो एक तरह से चीन में भारतीय भाषाओं में, शिक्षण में और इन सब में नई नई चीज़ें अब हो रही हैं। हम देखते हैं कि चीन की भाषा प्रथम स्थान पर कहते हैं हम लोग, और बाद में हिंदी का स्थान आता है। तो हिंदी के प्रति रुचि का क्या कारण रहा होगा, ऐसा आपको लगता है? चीन में जैसे मेरा तो मुख्य समझ ये है कि चीन एक तरह से व्यापारिक संबंधों के स्तर पर भी, पड़ोसी के संबंधों के स्तर पर भी उसकी भी रुचि और हमारी भी रुचि है, भारत की भी, कि हम उनकी भाषा और उनके सांस्कृतिक चीज़ों को समझें, ताकि अगर एक तरह से समन्वय की कोई भी कोशिश हो सकती है तो भाषाओं के माध्यम से हो सकती है। तो चीन में जितने भी विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं वो चीन के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं भाषाओं के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में। और एक तरह से दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र जितने भी हैं उनमें भाषाओं के माध्यम से ही आदान प्रदान की बातचीत होती है। तो चीन में इस समय संख्या का तो हम छोड़ भी दें कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है दुनिया में भाषा की स्थिति, तब भी हम ये जानते हैं कि दुनिया में 2 बड़ी भाषाएं हैं, चीनी एक बड़ी भाषा है, हिंदी एक बड़ी भाषा है। अगर उस दोनों देशों के लोग आपस में व्यापार करना चाहते हैं तो उनको पहले हिंदी चाहिए। अगर उनको सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है तो उनको हिंदी चाहिए। अगर उनको योग या अन्य जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ना है तो हिंदी चाहिए। और अगर उनको हमारे देश में पर्यटन करना है तो उनको हिंदी चाहिए। तो इसलिए हिंदी एक माध्यम है और उस माध्यम को चीन के जब जितने समय मैं रहा हूँ और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात हुई, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से या सांस्कृतिक लोगों से या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए लोगों से या कई प्रशासनिक हिस्से में भी, तो वहाँ लोगों की यही रुचि है कि भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है हिंदी, जो दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक बोली जाती है। तो अगर वहाँ संबंध बनाने हैं किसी भी तरह से तो भारतीय भाषा के तौर पर हिंदी को सीखना जरूरी है। जी। और चीन में हिंदी का कार्य और भारत में हिंदी का कार्य, हम दोनों की तुलना करें तो किस प्रकार का कार्य वहाँ पर चल रहा है हिंदी भाषा? चीन में चूँकि देखिए वो एक उनकी मुख्य भाषा तो है नहीं, वहाँ लाखों लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ सालाना तौर पर जितने लोग स्नातक स्तर पर आते हैं अध्ययन करने या परास्नातक करते हैं, जैसे संस्कृत की वहाँ बड़ी एक अच्छी रुचि है लोगों में। जैसे मैंने भी जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा था संघाई में, हम लोगों ने वहाँ स्नातक स्तर पर संस्कृत अध्ययन शुरू किया। तो अनेक अनुशासनों के विद्यार्थी जो जैसे अभी मैंने कहा पत्रकारिता के, प्रबंधन के, चिकित्सा शिक्षा के, अलग अलग रुचियों के लोग पढ़ना चाहते थे संस्कृत। तो एक तरह से संस्कृत की स्थिति तो ये है। लेकिन हिंदी को अगर देखते हैं तो हिंदी वो लोग सीमित तौर पर उन विश्वविद्यालयों में जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर एक संख्या पर विद्यार्थियों के प्रवेश होते हैं। वे लोग अलग अलग संस्थाओं में जा रहे हैं, जैसे जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चीन की, भारत की, या जहाँ भारत का दूतावास काम कर रहा है वहाँ पर हिंदी से जुड़े हुए लोग, या चीन का दूतावास है उससे जुड़ी हुई संस्था जो भारत में है उनमें हिंदी से जुड़े हुए लोग। तो उनको जितने लोग उपयोगी चाहिए और जिनको अलग अलग शिक्षण के हिस्से में, इस समय चीन में लगभग 50 से ज़्यादा, बल्कि मैं संख्या शायद कम कह रहा हूँ, युवक हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। उनकी अच्छी संख्या है, वो अनुवाद का बड़ा काम कर रहे हैं, वो भाषा विज्ञान के हिस्से में अच्छा काम कर रहे हैं, वो मीडिया के हिस्से में बड़ा काम कर रहे हैं। बल्कि जैसे चीनी मीडिया की चर्चा कम होती है, लेकिन चीन में हिंदी मीडिया को भी 60 साल से ज़्यादा वर्ष हो गए। जो चाइना रेडियो है उसमें हिंदी प्रोग्राम आज से 60 वर्ष पहले से, 65 वर्ष पहले से चल रहे हैं और उनकी निरंतरता है, वो ख़त्म नहीं हुए। बीच में भारत चीन में युद्ध के भी विवाद हुए, अलग अलग अवसर आए, लेकिन आज भी जैसे अगर आप जाएंगे तो चीन में हिंदी मीडिया का वो कार्यक्रम चल रहा है। तो इस रूप में हिंदी चीन के संपर्क भाषा के तौर पर भारत के बीच में, और कई लोग जो चीन में अब हैं वो ये इस रूप में काम भी कर रहे हैं कि भारत चीन को अगर भविष्य में जुड़ना है किसी भी रूप में तो हिंदी एक सेतु बन सकती है उसकी। जी।
इस संबंध में चीन की तो बात की, चीन में हिंदी भाषा की स्थिति को लेकर, भारत में हिंदी भाषा की स्थिति की भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले और एक सवाल कि विश्व में हिंदी की अगर हम बात करें, विश्व में हिंदी की स्थिति की बात करें तो इस समय किस प्रकार का माहौल है भारत में? दो बातें हैं। देखिए, मैं दुनिया में लगभग अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका तक अलग अलग अवसरों पर जाने का अवसर मिला। यूरोप और एशिया उसमें हम जोड़ लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए स्थिति तब सुधरेगी जब भारत में सुधरेगी। भारत में अभी हम शिक्षा के हिस्से में, रोजगार के हिस्से में हिंदी को उस तरह से नहीं ला पाए। जैसे हिंदी को अगर रोजगार माध्यम बनाया जाएगा तो हिंदी यहाँ बढ़ेगी तो विदेश में बढ़ेगी, और इसी तरीके से अगर हिंदी को अगर हम शिक्षण माध्यम में लाएंगे तो हिंदी यहाँ बढ़ेगी तो विदेश में बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ा काम क्या हुआ इस पिछले 30-40 वर्षों में, भारत के लाखों लाख लोग एक एक देश में पहुँचे। कई देश तो ऐसे हो गए जिसमें हम कनाडा की बात कर सकते हैं, ब्रिटेन की, अमेरिका की, या पुराने जो हमारे देश हैं, मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, गयाना है, ट्रिनिडाड है, या एशियन देशों में भी अगर हम पड़ोसी देशों को देखते हैं जिनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बाली है, सिंगापुर है, या आसपास के जो अन्य देश हैं, भूटान है, श्रीलंका है, जो चीन और आसपास के लगते हुए देश हैं, पाकिस्तान हो गया, तो सब में हिंदी का काम किसी न किसी रूप में हो रहा है, और हिंदी भाषी लोग या हिंदी को पढ़ने बोलने जानने वाले लोग हैं। इधर क्या हुआ, जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है या प्रवासी जो हमारे नागरिक रहते हैं विदेशों में, उनकी मदद की वजह से एक तरह से हिंदी अनेक लोगों के बीच पहुंची। पहले तो वो उन लोगों तक पहुंची जो हमारे प्रवासी लोग थे, जो विदेश जाके सेवा कार्य कर रहे हैं, वो अलग अलग भाषा बोली क्षेत्रों के लोग हैं। जैसे मुझे ध्यान है कि मैं संघाई में था तो वहाँ पर भारत के लगभग हर प्रांत के लोग हैं, उनकी अपनी निजी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, बावजूद उसके उनके लिए एक संपर्क भाषा हिंदी है, क्योंकि अंग्रेजी सब लोग नहीं जानते। तो अधिकांश लोगों के बीच में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी एक बड़ी भाषा के तौर पर उभर रही है। या अगर वहाँ पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या जुड़ते हैं तो हिंदी एक संपर्क भाषा के तौर पर काम करती है। ऐसे ही मुझे अवसर मिला था काम करने का स्विट्जरलैंड में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से। वहाँ पर एक लौजान विश्वविद्यालय है रविन्द्रनाथ टैगोर चेयर पर, तो वहाँ भी मैंने देखा कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, भूटान के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, ये सब लोग एक दक्षिण एशिया का जो एक सीमित क्षेत्र है वहाँ के निवासी हैं, और वहाँ के निवासियों के आदान प्रदान की भाषा हिंदी बन रही है। ब्रिटेन में रहते कई कार्यक्रमों में जाने पर ऐसा मुझे अवसर मिला, तो मैंने वहाँ देखा ऐसा। तो एक तरह से विश्व स्तर पर हिंदी उभर रही है, लेकिन उभरेगी तभी जब भारत में इस रूप में होगी। एक बात है, भूमिका और जोड़ लेते हैं इसी बात को, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति क्या होगी, हिंदी कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुँचेगी, इस पर भारत सरकार बहुत सालों से काम कर रही है, और अलग अलग हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन है उनमें इस पर चर्चा भी होती है। लेकिन इधर के वर्षों में उसमें काम आगे बढ़ा है, जैसे रेडियो कार्यक्रम आ रहा है, वहाँ पर यूनेस्को में हिंदी को लेके काम होने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई इस समय कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हिंदी पहुँची, दुनिया के तमाम बड़े देशों में हिंदी बोलने वाले लोग मौजूद हैं। प्रवासी लेखकों की एक बड़ी परंपरा है जो हिंदी लेखन में काम कर रही है, और हिंदी के विदेशी लेखकों ने बहुत सारा काम किया, अनुवाद का एक बड़ा काम बढ़ा, तो इस रूप में हिंदी पहुंच रही है। जी, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हिंदी के प्रति उतनी लोगों की रुचि नहीं है, और अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा प्रेम है भारतीयों का, और हिंदी के प्रति वो कुछ हीन दृष्टि से ऐसे देखते हैं। उसका क्या कारण है, या इस स्थिति को हम कैसे बदल सकते हैं? हाँ, इसको मैं दूसरी तरह से समझता हूँ। मेरा अभी तक का जो विश्वास है और ये संभावना है कि हिंदी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, और इस रूप में बढ़ेगी जब भी हम भाषा शिक्षण के कार्यक्रमों को या रोजगार के कार्यक्रमों को हिंदी से जोड़ेंगे तो वो बढ़ेगी। लेकिन वो बढ़ेगी कैसे, क्योंकि शुरुआत जब 90 के दशक में होती है और हम देखते हैं कंप्यूटर आता है, और कंप्यूटर के आने के बाद लोगों को लगा कि अगर ज्ञान की भाषा कोई है तो अंग्रेजी है, क्योंकि वो उसी माध्यम से हमारे देश में पहुंचा था। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चल रहा है कोंकणी में भी हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, हम स्थानीय बोली भाषाओं में काम कर सकते हैं, हम मराठी या गुजराती या पंजाबी या हिंदी या उर्दू कोई भी भाषा जानते हैं तो कंप्यूटर उसी तरह से काम कर सकता है। तो बदलाव हो रहा है। कठिनाई केवल एक ही है जो आपने कहा अंग्रेजी के रूप में, कि हमारे यहाँ हम एक अंग्रेज शासित देश होने के नाते हमारी पुरानी जो भाषा थी शासन की वो अंग्रेजी की रही, और वो अभी तक वहाँ से नहीं जा रही है। जिस दिन हमारे राजकीय कार्यालयों में संपर्क भाषा के तौर पर भारत में और भारत के बाहर
हमारी भाषा में काम होने लग जाएगा, हिंदी में होने लग जाएगा, तो उस दिन हिंदी भारत में भी उस रूप में लोकप्रिय हो जाएगी। एक बात आती है सरकारी तौर पर लोकप्रिय होने की, जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभी चर्चा आपने की थी, उसमें हिंदी के लिए तो अलग से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए कहा गया कि अलग अलग राज्यों में जो भी क्षेत्रीय भाषा है, घर की भाषा है, मातृभाषा है, आस पड़ोस की भाषा है, उसमें अध्ययन की व्यवस्था हो। तो ये अगर किया जाएगा तो हिंदी का बृहत्तर क्षेत्र और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अगर हम 3 भाषाओं में एक भाषा हिंदी पढ़ें तो हिंदी निश्चित तौर पर उस रूप में लोकप्रिय हो सकती है। लेकिन जिस दिन तक ये मैं निजी तौर पर भी कहता हूँ और सामान्य कार्यक्रमों में भी और आज भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को उस रूप में लागू किया जाए जिस रूप में वो शिक्षण माध्यम में और रोज़गार माध्यम में आ सके, क्योंकि अंग्रेज़ी जानने वाले लोग हमारे देश में नहीं हैं, बहुत कम संख्या है उनकी, और उनको चूँकि मुख्य कार्य में जोड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी ही मुख्य भाषा है, जबकि एक बहुत छोटा प्रतिशत है जो अंग्रेज़ी भाषा जानता है। अंग्रेज़ी भाषा को जितनी जानता है व्यवसाय के अलावा दैनिक प्रयोग में नहीं कर लाता। तो एक दिन का अगर पूरा काम हमारा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में या हिंदी में हो रहा है तो हम उस भाषा को आगे बढ़ाएं जिससे हमारे बच्चों को अपने घर में बोलने में या अपने स्कूल में सीखने में आसानी रहे। तो हिंदी वो बड़ी भाषा हो सकती है। अगला सवाल मैंने एक बात नोट की है इतने वर्षों में कि विद्यार्थी हिंदी के प्रति रुचि लेकर कम आते हैं। मतलब होता ये है कि मतलब अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं वो पहले साइंस में जाते हैं, फिर उसी में भी प्रोफेशनल कोर्सेज, बाद में बीएससी वगैरह, फिर जिनको साइंस नहीं होता वो कॉमर्स में आते हैं, उसके बाद आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स में भी हम देखते हैं कि साइकोलॉजी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फिलोसफी आदि सब्जेक्ट्स होते हैं, ये विषय होते हैं। उसके बाद मतलब जिनके पास कोई विकल्प नहीं रहता और घर से जिनको मतलब कहा होता है कि आपको ग्रेजुएशन करना ही है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ऐसे ही विद्यार्थी बच्चे कुछ मतलब जो होते हैं वो एमए हिंदी में वगैरह आते हैं और बाद में उनकी स्थिति ये होती है मतलब हमारे पास पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 40 वगैरह विद्यार्थी हैं हमारे पास, 40 में से कुछ 4 या 5 मतलब वो अच्छे होते हैं विद्यार्थी, बाकी मतलब 40 में से 0, 100 में से 2 मार्क्स मिलने वाले भी विद्यार्थी हैं। तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? 2 बातें रुचि को कैसे बढ़ाया जाए? जो आपने कहा, पहला तो उसका एक ही रुचि बढ़ाने का एक काम है कि जिस दिन हिंदी रोजगार माध्यम की भाषा हो जाएगी उस दिन जो आप संख्या अभी बता रहे हैं अन्य विषयों की बजाय यहाँ हो जाएगी जी। दूसरा, हिंदी जिस दिन शिक्षण माध्यम की भाषा हो जाएगी, शिक्षण माध्यम माने अगर हम चिकित्सा शिक्षा को, विधि शिक्षा को, प्रबंधन की शिक्षा को या तमाम तरह के जितने अनुशासन हैं सभी को हिंदी में पढ़ाने लग जाएंगे, उस दिन की हिंदी की रुचि सब लोग लेंगे। पहली बात जो आपने कहा कि अंतिम जिसके पास मेरिट है वो हिंदी पढ़ने आ रहा, ये रुचि से बहुत अलग अलग क्षेत्रों में इसकी संख्या अलग अलग तौर पर होगी। मैं जैसे अपने क्षेत्र में जहाँ मैं हूँ वहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या खूब है। वो विश्वविद्यालयों में भी है, वो स्कूलों में भी है, वो प्राथमिक हिस्से में भी है। लेकिन पहला माता पिता को ये लगता है कि अगर रोजगार अंग्रेजी में मिलेगा तो वो हिंदी क्या पढ़ाएगा, यहाँ से बात शुरू होती है। वो क्षेत्रीय भाषा के लिए भी यही होगा रोजगार की दृष्टि से। पहला जो लक्ष्य है, जैसे मेरे बच्चे अगर हैं और मैं ये चाहूँगा कि उनको रोजगार मिले तो मैं वो भाषा ढूंढूंगा जिनके या वो पाठ्यक्रम ढूंढूंगा जिनसे उनको रोजगार मिले। तो पहला कारण यही है। दूसरा, जिसे हम कह सकते हैं लोकप्रियता की दृष्टि से हिंदी की कोई कमी नहीं है या क्षेत्रीय भाषाओं की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार अगर जब तक नहीं सुलझेगा ये, और दूसरा जो हिंदी में आने वाला विद्यार्थी है वो क्यों कम मेरिट का आएगा या कम ज्ञान वाला आएगा, जैसे भी आपने कहा, वो तब आएगा जब उसको लगेगा कि किसी और में ज़्यादा काम है। जैसे एक दौर में ये होता था कि MBA करना चाहिए, एक दौर में ये होता था कि कानून की शिक्षा पढ़नी चाहिए, एक दौर में होता था पत्रकारिता पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब विद्यार्थी फिर से मूल विज्ञानों की तरफ और मूल सोशल साइंसेज की तरफ और भाषाओं की तरफ आ रहे हैं। तो वो विद्यार्थी एक तरह से हमारे पास आएगा, वो हिंदी पढ़ने की रुचि भी रखेगा अगर उसको रोजगार मिलेगा तो। कई विद्वानों का मानना है कि अब नई शिक्षा नीति आई है तो इससे भारतीय भाषाओं के लिए खतरा है। तो इस पर आपके क्या विचार है? और कुछ विदेशी भाषाओं के लिए जैसे पुर्तगीज कहें या फ्रेंच कहें, उन भाषाओं के लिए भी खतरा है और साथ ही भारतीय भाषाओं के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आप कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैंने आपसे कहा अलग से हिंदी का कोई विशेष जिक्र नहीं है। उसमें हिंदी को भारतीय भाषा के तौर पर शामिल किया गया और मेरी समझ ये है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसको सरकार ने बंद किया नहीं है। तो इसलिए उस रूप में अगर हम हिंदी को त्रिभाषा सूत्र में क्षेत्रीय भाषा, भारत के तौर पर भारत की भाषा के तौर पर हिंदी और फिर अंग्रेजी को या किसी अन्य विदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में या वहाँ जहाँ आप काम करने भविष्य में जाना चाहते हैं वहाँ की भाषा,
तो इसलिए हिंदी को अलग से कोई महत्व नहीं दिया गया, ये बात तो आप कह सकते हैं और ये मुझे भी लगता है। लेकिन इस रूप में हिंदी को महत्व मिलेगा कि क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा या मातृभाषा या वहाँ की लोकल जो राज्य की भाषा है, अगर उसको देखेंगे तो वो पता चलेगा कि वो हिंदी है बहुत सारे भारत के बड़े हिस्से में। दूसरी बात, अगर हम द्वितीय भाषा के तौर पर देखते हैं तो अनेकानेक राज्यों में विद्यार्थियों को ये पता है या माता पिता को भी ये पता है कि भारत के पूरे देश में अगर काम करना है, जाना आना है, तो हिंदी ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं भारतीय भाषा के तौर पर, इसलिए वो हिंदी को पढ़ाना चाहेंगे। तो ये एक विचार हो सकता है। लेकिन मेरा भी अभी तक मानना ये है कि भारत सरकार को चाहिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब भी प्रावधान आगे बढ़ें उसमें ये स्पष्ट रूप में अंकित किया जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन की भाषा, माध्यम की भाषा के तौर पर हिंदी को चिन्हित किया जाए और उसको उस रूप में लागू भी किया जाए जैसे पहले त्रिभाषा सूत्र में उसका वर्णन है बाकायदे। जी, इस समय अगर हम बात करें तो अनुवाद काफ़ी चर्चा का विषय है। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अनुवाद का क्या महत्व है? और हम देखते हैं कि ज़्यादातर काम अंग्रेजी में हो रहे हैं और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम अनुवाद, हिंदी अनुवाद भेज रहे हैं कई सरकारी कार्यालय में, तो इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, अनुवाद, अब मैं आपको बताऊं, इधर में इस जानकारी के बारे में मुझे सूचनाएं हैं कि भारत सरकार काफ़ी तीव्रता से इस पर काम कर रही है कि वो भारत की केवल हिंदी नहीं बल्कि स्थानीय भाषाओं में भी तमाम पत्र जारी कर रही है और हिंदी में तो हो ही रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जैसे, इधर उन्होंने नया काम शुरू किया कि जो भी पत्र वो जारी कर रहे हैं वो खाली अंग्रेजी में नहीं कर रहे, हिंदी में साथ में कर रहे हैं, हर अनुवाद आ रहा है उनका। ऐसा हमारे गृह मंत्रालय में हो रहा है, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है, ऐसा अन्य मंत्रालयों में भी हो रहा है। तो एक तरह से ये समझ विकसित तो हुई है कि खाली अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। अब बात आई अनुवाद कहाँ कहाँ होना है। अनुवाद हमारे इन सब माध्यमों में होना है, चाहे हम कहें विदेशी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद या भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद, उस प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समझ है कि हम अपने विद्यार्थियों को उसको क्षेत्रीय भाषा में और उसको अपनी भाषा में ज्ञान और सूचना पहुंचाएं। और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि गोवा के संदर्भ में अगर हम बात करें, गोवा की भाषा कोंकणी है, तो कोंकणी और हिंदी के जुड़ाव के लिए अनुवाद किस प्रकार से काम करेगा? हाँ, मेरा मानना है जैसे कोंकणी में जो हमारे महत्वपूर्ण लेखक हैं, जितनी भी यहाँ पर रचनाएं हुई हैं, जो भी ज्ञान सूचना की चीज़ें हैं, वो सब कोंकणी से हिंदी में अनुदित हो सकते हैं। अभी आपके विश्वविद्यालय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप लोग विभाग के तौर पर या यहाँ महाविद्यालयों के साथी लोग कोंकणी से हिंदी में, हिंदी से कोंकणी में अनुवाद के काम कर रहे हैं, या जो ज्ञान सूचना की अन्य चीज़ें हैं उनको कोंकणी में ला रहे हैं और कोंकणी में जो पहले से मौजूद है उसको दूसरी भाषाओं में ले जा रहे हैं। तो अनुवाद तो वो पुल की तरह काम करेगा ही, वो भारतीय भाषाओं में भी काम करेगा, वो हिंदी कोंकणी में भी करेगा, वो विश्व की अन्य भाषाओं से कोंकणी में भी काम करेगा। तो इस रूप में, चूँकि गोवा एक हमारा महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है, गोवा हमारे देश का एक समृद्ध राज्य है और यहाँ की जो एक परंपराएं हैं उनमें स्थानीय भाषाओं का जो महत्व है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विचार है हिंदी के तौर पर, तो मैं देखता हूँ यहाँ हिंदी बोलते हुए आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। पूरे गोवा में आप जहाँ भी जाते हैं आपको एक संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी काम आती है। कार्यक्रम के समाप्त की ओर बढ़ते हुए अंतिम एक सवाल आपको, मतलब विद्यार्थियों को अगर आपको कोई सूचना देनी है या कोई विशेष प्रेरणा देनी है तो आपके क्या विचार हैं? मैं तो यही कहूँगा क्योंकि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय एक बड़ी भाषा है और हिंदी का रोजगार जो है वो दुनिया में बढ़ रहा है। तो विद्यार्थियों को ये तो कहना होगा कि अगर वो हिंदी के विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो उनको उसी गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा जैसे वो रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, जैसे वो चिकित्सा विज्ञान को पढ़ते हैं, जैसे वो प्रबंधन शिक्षा को पढ़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग गंभीरता से अध्ययन नहीं करते, बाद में उसमें कहते हैं कि मेरी ये भाषा कमजोर रह गई। कारण उसका ये है कि गंभीरता से नहीं पढ़ी गई। गंभीरता से की गई कोई भी चीज़ फल देगी और उस रूप में हिंदी का इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के हिस्से में, अनुवाद के हिस्से में, पर्यटन क्षेत्र के कार्य करने वाले लोगों के हिस्से में, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं उनमें काम करने वाले लोगों के हिस्से में, या संपर्क भाषा के तौर पर दुनिया में काम करने के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में हिंदी में काम हो रहा है। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी में बढ़ना चाहते हैं आगे, उनको यही चाहिए कि वो हिंदी गंभीरता से पढ़ें, उनकी शब्दावली अच्छी हो, उनका बोलने का लहजा, उच्चारण बहुत अच्छा हो और वे अन्य भारतीय भाषाओं या अन्य विदेशी भाषाओं को भी सीखें, जानें, ज्ञान की अन्य चीज़ें भी सीखें। लेकिन अगर उनको हिंदी में रोज़गार तलाशना है तो पहले उनको अपने आप को हिंदी में सुदृढ़ करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी कोई ऐसी भाषा है जो जैसे कई बार चर्चा आती है बड़ी शुद्ध हो, उसका कुछ नहीं। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब मिश्रित भाषाएं हैं, कोई भी दुनिया की कोई शुद्ध भाषा नहीं होती। और इसलिए जिसे हम कहते हैं कामकाज की भाषा, दैनिक उपयोग की भाषा, साहित्य की भाषा, या फिर विभिन्न जो हमारे ज्ञान सूचना के विषय हैं उनकी हर
भाषा में अलग अलग तरह से लिखा और पढ़ा बोला जाता है उसको। तो वो सारे स्वरूप अगर आपको आते होंगे तो हिंदी में रोजगार होता है, हिंदी में काफ़ी काम है, बस केवल ठीक से ज्ञान करने की ज़रूरत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित रहे। आशा करता हूँ मैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको।